भारत सरकार क्यों जानना चाहती है कि भारत में किस जाति के कितने लोग रहते हैं? इससे भारत सरकार को क्या फायदा होने वाला है? इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कि जातिगत जनगणना करवा चुके हैं, जिनमें से एक बिहार भी है। जातिगत जनगणना में हमको सिंपली ये पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं या फिर किस वर्ग के कितने लोग रहते हैं। क्या भारत में इससे पहले जातिगत जनगणना हुई है? अगर हुई है तो कब हुई है, किस तरीके से हुई है, डेटा सामने आया है या नहीं आया है, अब केंद्र सरकार क्यों करवाना चाहती है, ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार ने इस बात पर हामी भर दी है कि आने वाले टाइम में जातिगत जनगणना एक बार फिर से भारत में करवाई जाएगी। एक बार फिर से मतलब पहले हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इससे पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी अंग्रेजों के कब्जे में था, उस समय पे 1931 में भारत में जातिगत जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। कब हुआ था? 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। इसके बाद ये तय किया गया कि हर 10 साल में कास्ट सेंसस होगा। जिस तरीके से हर 10 साल में नॉर्मल जनगणना होती है, वैसे ही कास्ट सेंसस भी हर 10 साल में करवाया जाएगा। तो 1941 में भी करवाया गया, 1941 में भी करवाया गया। ये प्रॉपर वे में चल ही रहा था। भारत आज़ाद हो गया 1947 में। आज़ादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। 1951 में भी जाति आधारित जनगणना करवाई गई, लेकिन ये जो जनगणना हुई थी इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। यानी एससी एसटी का तो हुआ था, लेकिन ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अब क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि हम फिर से जातिगत जनगणना करवा रहे हैं? काफी गैप हो गया है जिसके बाद ये जनगणना हो रही है। इससे हमें क्या फायदा होगा? देखो सिंपली, अभी अगर हमें ये पता चल जाता है कि भाई जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो कौन सी जाति के कितने लोग हैं, अगर हमें ये पता चल गया तो इससे फायदा ये होगा कि भारत में अलग अलग वर्गों के लिए जो स्कीम्स लाए जाते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है वो हम प्रॉपर वे में कर पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल भाषा में मैं बता देती हूँ। जैसे सरकार जब कोई भी स्कीम लागू करती है या कोई भी रूल, नीति या पॉलिसी लेकर आती है, तो सरकार को अगर ये पता चल गया कि भारत में कितनी ऐसे लोग हैं जो एससी हैं, जो एसटी हैं या ओबीसी हैं या जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस है, या फिर जाति के आधार पर भी अगर सरकार देखे कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, ये सरकार को पता चल जाए, तो सरकार एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेगी जिसमें अलग अलग वर्गों के और अलग अलग जातियों के क्या कहते हैं नंबर्स होंगे कि भाई इस जाति के इतने हैं, इस वर्ग के इतने लोग हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस लिस्ट को जब देखा जाएगा तो उसमें सरकार ये तय कर पाएगी कि भैया इतने लोग हैं तो इनको इस स्कीम के तहत इतने फंड को दे करके प्रॉपर वे में पूरे भारत में इस स्कीम को लागू कर दो। मतलब सरकार अभी जो स्कीम्स लागू करती है वो सभी के लिए करती है। अगर जाति पता चल जाती है कि किस जाति के कितने हैं, किस वर्ग के कितने हैं, तो हर एक वर्ग के लिए अलग अलग वे में स्पेशली उनके लिए स्कीम्स लागू हो जाएंगे और उनके लिए प्रॉपर वे में रूल्स बनाए जा सकेंगे, फंड भी अलग से जारी किया जा सकेगा। दूसरी चीज ये है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो कई बार हम लोग देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए कैसे एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर वे में हो, है ना। कुछ बच्चे अलग जाति के हैं, कुछ अलग जाति के हैं, कुछ अलग वर्ग के हैं। तो अगर हमें वर्ग टारगेट करना है तो हम एजुकेशन के सेक्टर में भी वर्गों को टारगेट करके उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। यानी जब चीजें डिवाइड हो जाएंगी ना, देखो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या हो चुकी है अब। तो अब जरूरी है कि हम इन चीजों को बांटें, है ना, ताकि प्रॉपर वे में हम सब कुछ लागू कर सके। तो जैसे ही सब कुछ बट जाएगा ना, जब आंकड़ा सामने आ जाएगा तो सरकार पिकअप कर पाएगी, उन चीजों को पिक कर पाएगी, उन लोगों को पिक कर पाएगी जो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग से हैं या जिनको बिल्कुल ही सुविधा नहीं मिल रही, जिनको विशेष रूप से सुविधा की जरूरत है। ये सब बहुत ही आसानी से हो पाएगा, इसीलिए मेनली कास्ट सेंसस करवाया जा रहा है। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि कास्ट सेंसस करवाने के बाद जाति पता चल जाएगी कि कितने जाति के कितने लोग हैं, इससे भारत में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर वे में सोचो तो ये फायदे की बात है। सरकार तो ये भी कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो सकता है पूरे भारत में, जैसे अभी सिर्फ उत्तराखंड में हुआ, आने वाले समय में पूरे इंडिया में हो जाएगा। उसका भी कई लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
अगर वो हो गया तो सबके लिए हर एक कानून, हर एक चीज़ सेम हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। बाकी वही चीज़ें यहाँ लिखी है, जातिगत जनगणना का इतिहास लिखा है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई थी, सबसे पहले 1931 में हुई थी। अंग्रेजों के दौर में वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखते थे वो लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था यहाँ पर। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना को होना काफ़ी आम बात थी, कोई बड़ी बात ये नहीं थी। लेकिन अब हो रहा है ना, तो इसीलिए अब सरकार पर चीज़ें आ रही है कि क्यों करवाई जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये वो, है ना। लेकिन एक पॉजिटिव वे में लेना है आपको। एक बात तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना होगी। 1941 में भी इसीलिए हुआ था, लेकिन अब तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए थे। बोला गया था कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई है, ऐसे में आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। फिर देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1951 में फिर से जातिगत जनगणना करवाई गई। यहाँ पहली बार बड़ा खेल हुआ, क्योंकि इस पूरे सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ एससी और एसटी को ही शामिल किया गया। 2011 तक यही चलता रहा। जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और ये सारी चीज़ें जो भी हुई, इसकी वजह से अब सरकार कह रही है कि स्टेट्स तो ठीक है, अब हम नेशनल लेवल पर करवाएंगे। तो ये पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी खबर है, अच्छा है, ठीक है। बाकी आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।